हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। कल हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से 2023 में रीजनिंग को टारगेट कर सकते हैं एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए। और आज के सेशन में मैंने कल के ही टॉपिक को पिकअप करते हुए हम आज से जो सबसे इजी टॉपिक्स हैं, जो आप बिल्कुल भी एग्जामिनेशंस में जिसके लिए आपको टेंशन नहीं होगी कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये गारंटीड सॉल्व होते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होती है। सो वी आर पिकिंग विद द easiest टॉपिक गोइंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट वन। और रीजनिंग में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। ये सिर्फ अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं, सारा खेल उस चीज का होता है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, योर ड्रीम्स आर नॉट बिग इनफ। एंड ये बात सच है, अगर आपके सपने बहुत बड़े नहीं है तो आप हासिल भी नहीं करते। मतलब क्या दिक्कत है हासिल नहीं करने में, आराम से बैठने में? नहीं क्वालिफाई करना कोई एग्जाम, नहीं हमें कॉम्पिटिटिव रेस में पार्ट लेना है, बट इट्स ओके टू नॉट हैव अ ड्रीम। लॉट ऑफ पीपल विल एनवी दैट कि अरे चलो कितनी अच्छी बात है, लोगों के पास सपने नहीं है, गोल्स नहीं है। बट जिनके पास है उन्हें छोटे मत रखो, बड़े रखो। इतने बड़े कि वो सपने आपको जब तक पूरे ना हो जाए वो आपको सोने ना दे। सो ऑलवेज ट्राई कि अगर आपने जीवन में कोई सपना देखा है ना, सोते हुए मत देखिए, उसे जगती आंखों से देखिए। वो सपने आपके जरूर पूरे होंगे। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ। ये किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आने वाला श्योर शॉट टॉपिक होता है और इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो इस पैटर्न पे आपको मिलते हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। बट ज्यादातर आपके बिना किसी मेहनत के भी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ जो मेजर चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है, ये क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। आपका चैलेंज है कि इन क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट आपको सॉल्व करना है। आपको इसमें 2 या 3 मिनट का समय भी नहीं देना है। जितना समय इसमें आप कम कर सकते हैं उतना ही आपको इस सेगमेंट में, इस क्वेश्चंस में बेनिफिट मिलेगा। तो अल्फा न्यूमरिक सीरीज होती क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा न्यूमरिक का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमरिक मतलब नंबर्स। यानी कि अल्फा से आपका हो गया, आपकी जो सीरीज हो गई ABCD, ये हो गई अल्फा। न्यूमरिक आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6 करके। ये जो आपकी नंबर्स की सीरीज होती है ये आपकी न्यूमरिक कहलाती है। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके इनके साथ सिंबल्स भी जब इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपका डॉलर हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, इस तरह के सिंबल्स को भी जब इंक्लूड कर दिया जाता है वो ही मिलके आपकी बनाती है अल्फा न्यूमरिक सीरीज। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो, अल्फा न्यूमरिक सीरीज क्वेश्चंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स बेस सीरीज। जैसे कि आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपकी सीरीज आती है। सो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सीरीज होती है। इनके कई तरह के टाइप भी हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहता है तो वो अलग अलग लेवल की सीरीज आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसमें आपको तीनों कंबाइंड वे में भी मिलती है, जहां पर आपके नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स सब कुछ कंबाइंड वे में होता है। कुछ आपकी आती हैं जो केवल अल्फाबेट बेस्ड होती हैं, कुछ होती हैं जो सिर्फ नंबर बेस्ड होती हैं, कुछ आपकी केवल सिंबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, कुछ में कॉम्बिनेशंस आपके हो जाएंगे जिसमें आइदर ऑफ टू, नंबर या सिंबल से रिलेटेड सीरीज हो गई, नंबर या अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज हो गई, या नंबर और लेटर्स की सीरीज हो गई। ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी आपको सीरीज मिलती है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं अल्फा न्यूमरिक सीरीज में। इसमें आपके जो लेटर्स होते हैं वो भी दोनों तरह से आते हैं। जो आपके लेटर्स होते हैं ये आपके दोनों तरह से इसमें आते हैं। इसमें वॉवल भी आते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं। वॉवल्स आपके क्या हो गए? जो आपके A I E O U, ये 5 स्वर होते हैं, यानी कि इनको वॉवल्स कहा जाता है। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे C B D J H, ये सारे जो हो गए आपके, ये आपकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है अल्फा न्यूमरिक सीरीज में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमरिक सीरीज क्या होती है, अल्फा न्यूमरिक। और उसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे मेन चीज क्या होती है? किसी भी
अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो दो कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। एक होता है प्रिसीड और एक होता है फॉलोड। फॉलोड की जगह कभी कभी सक्सीड भी लिखा होता है। यानी कि प्रिसीड क्या हुआ? प्री। इससे याद रखिए, प्री यानी कि पहले, प्री यानी कि पहले, और जो दूसरा बचा फॉलो कर रहा है यानी कि जो आपके बाद आ रहा है। सो प्रिसीड जो पहले आ रहा है, फॉलो जो आपके बाद आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका लेटर हो गया, जैसे डी है। अब डी के पहले क्या आ रहा है? सी। सी आपका क्या कर रहा है? आपका प्रिसीड कर रहा है। सी जो है वो आपका प्रिसीड कर रहा है, और जो ई है वो आपको फॉलो कर रहा है या फिर आपको सक्सीड कर रहा है। सो आप इसको हमेशा इसी चीज से ध्यान रख सकते हैं कि जहां पर भी प्रिसीड लिखा हो उसका मतलब हो जाता है पहले। प्री से मतलब पहले। प्री, जैसे प्री और मेंस का एग्जामिनेशन होता है तो प्री आप पहले दे रहे होते हो और मेंस आपका बाद में होता है। तो प्रिसीड में जैसे ही आपको प्री दिखे, ये समझ लीजिए अल्फाबेट से पहले वाला, जैसे के है, के से पहले वाला जो हुआ वो प्रिसीड हो गया, और उसके बाद के को जो फॉलो कर रहा है वो आपका फॉलोड या सक्सीड हो गया। और इन सीरीज में बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका या तो लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड, और ये आपका राइट हैंड कहलाता है। अब ये डिफाइन कैसे करें कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, कभी इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी सीरीज आपको दी हुई है आप उसे कैसे देख रहे हो, स्क्रीन पे सामने सामने देख रहे हो। तो जो आपका लेफ्ट है वो ही क्वेश्चन का भी लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वो ही क्वेश्चन का भी राइट है। तो राइट लेफ्ट में कभी भी टेंशन ना लो, जो भी आपको राइट हैंड कॉर्नर यानी कि जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है, जो आपका राइट हैंड होता है वो ही क्वेश्चन का भी राइट होता है। एंड क्वेश्चंस में जनरली आपसे यही पूछा जाता है, बीच में सारी कंडीशंस लगा करके यही पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड से काउंट करना है या राइट हैंड से काउंट करना है। तो इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसे विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। अब नॉर्मली जब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो इसको करने का जो एक नॉर्मली अगर आप देखते हो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो हम रेगुलरली एग्जाम बेस्ड पे नहीं बट इसको एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। Which letter is fifth to the left of 14th letter from the left end? अब लेफ्ट एंड से बात हो रही है, 14th लेटर यानी कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, यानी कि आपका जो एन है वो आपका 14th अल्फाबेट है। अब 14th लेटर जो आपका लेफ्ट से है उसके लेफ्ट में फिफ्थ, यानी कि इसका जो लेफ्ट हुआ इसका लेफ्ट, अब एन ऐसे बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट जो होगा वो तो इधर ही होगा। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज आई। आई आपका फिफ्थ लेटर हो गया। सो ये नॉर्मली कोई भी पर्सन ऐसे ही सॉल्व करता है इसको, बट रीजनिंग के एग्जाम के टाइम पे अगर आप ऐसे करने बैठोगे तो ये आपका बहुत ज्यादा समय ले लेगा, और ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है तो 2 सेकंड आपने दे भी दिए तो चलेगा। बट एग्जाम में यही आपके 2 से 3 सेकंड जो आप काउंटिंग में वेट कर रहे हो वो ही आपका समय दूसरों से बढ़ा देंगे, यानी कि दूसरे आपसे पहले करके निकल जाएंगे और आप सिर्फ काउंट करते रह जाओगे। सो एग्जाम में आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है, रादर अब आपको मालूम है आंसर क्या आया? आई। तो नाउ लेट्स वेरीफाई कि इसके ऊपर हम ट्रिक कौन सी लगाते हैं जिसकी वजह से आपको आंसर यही मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में किसी भी सीरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में जब भी लेफ्ट की बात होती है, लेफ्ट दोनों तरफ, यहाँ भी लेफ्ट आ रहा है और यहाँ भी लेफ्ट आ रहा है, जब दोनों तरफ लेफ्ट की बात होती है तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं, लेफ्ट माइनस लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हमने देखा जब लेफ्ट से हमने काउंट किया 14 तक, फिर उसके लेफ्ट से गए तो पहले हम आगे गए, पहले हम आगे गए फिर वहां से हम पीछे गए, तो हमने बीच में माइनस करके यहीं पे आए ना। सो जब भी आपको डायरेक्शन सेम दिया हो लेफ्ट की डायरेक्शन में या फिर दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, इसकी जगह अगर आपको राइट भी गिवन होता अगर, तो भी आप राइट में से राइट को माइनस कर देंगे। सो ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि जब सेम डायरेक्शन है तो हमें माइनस करना होता है।
इफ इट इज लेफ्ट तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, इफ इट इज राइट तो राइट माइनस राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सो 14 माइनस 5 कितना हो गया आपका 9। सो 9th लेटर आपका कौन सा आ गया, यहाँ पे आपने पेयर बना लिया। कभी भी इसको इंडिविजुअली मत काउंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इनको बंडल्स में काउंट कीजिए, इससे आपको काउंट करने में थोड़ा सा जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है ना वो कम लगता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ट्राई कीजिए कि आप उसको बंडल्स में काउंट करें। सो ये आपका 3 का ग्रुप, फिर 3 का आया 6, फिर 3 का आया 9 और 9th पोजीशन पे आपका कौन है, आई है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो आया वो आपका आई आया। सो नाउ यू नो कि आप ऐसे काउंट कर रहे थे तो भी आपका आंसर सेम आ रहा था, आपने इस शॉर्ट ट्रिक से लगाया तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है। और ये आपका हर क्वेश्चन में आपका लगता है, इट्स नॉट लाइक ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। आपका थ्रू आउट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जब भी आपको किसी क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन की बात हो रही है तो आप उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन दिया हो, यानी कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिया हो कि आपको फिफ्थ टू द राइट से लेफ्ट में 14 की तरफ जाना है, तो पहले हम बेसिक से देखते हैं कि एक्चुअली अगर हम इसे वेरीफाई करने से पहले कि बिना किसी मेथड के करें, तो 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 13 14, ये आ गया हमारा 14। अब इसके राइट से फिफ्थ, 14th लेटर के राइट से हमें फिफ्थ तक जाना है, तो यहां से फिफ्थ कितना हुआ 3 4 5, यानी कि एस हमारा जो हुआ ये 14 था और ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा 14 से। ठीक है, ये हमारा अब ये आया लेफ्ट, इसका लेफ्ट हैंड से इसने वॉक करना स्टार्ट किया। अब लेफ्ट से ही उसको राइट जाना है, तो इसका लेफ्ट ये था तो राइट इसका क्या हो जाएगा ये, यानी कि दोनों आगे बढ़ गए। तो जब भी आपको डायरेक्शन डिफरेंट दिया हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तो आपको दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, लेफ्ट प्लस राइट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यह आपका यूनिवर्सली हर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे काम कर रहा होता है। सो अब एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो 14th लेटर एंड फिफ्थ लेटर, सो 14 प्लस 5, सो ये कितना हो गया आपका 19, यानी कि ये आपका 14 था, ये हो गया 15 16 17 18 19, ये आपका 19 वैसे भी आ गया, ये आपका 19th इन द सीरीज भी है। सो आपने इसको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो भी हमारा 19th आता है जिसकी वैल्यू एस है। सो ये आपका एग्जाम में जो मिनट सेकेंड्स होते हैं ना, ये आपका बचा लेता है। ये आपको हेल्प करती है टेक्निक्स की क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स, लेस देन 5 सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मेजर जो टाइम जाता है वो सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने में जाएगा, सॉल्व करने में आपका बिल्कुल भी समय नहीं जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जैसे मान लीजिए इसकी पोजिशन को हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, यहां पर आ गया लेफ्ट और यहां पर हो गया राइट, तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे 19 भी आएगा, आपका जो मेथड है दोनों का एडिशन भी होगा। बट अब कैलकुलेट हम कहाँ से करेंगे, हम राइट एंड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन राइट एंड पे हमें सीरीज को काउंट करने के लिए बोल रहा है। विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज, तो राइट एंड से स्टार्ट करेंगे। तो राइट एंड से स्टार्ट करने में आपका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 18 19, दैट इज जी। जी आपका करेक्ट आंसर होगा अगर आप राइट एंड से सीरीज को काउंट कर रहे हैं। सो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, लेफ्ट एंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि राइट एंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट एंड के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, और अगर आपका क्वेश्चन राइट एंड से बेस है तो आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन किस सीरीज के ऊपर बेस्ड है, लेफ्ट एंड से या राइट एंड से। सो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में किस तरह से लगते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई किया जाता है, उसका थोड़ा सा आइडिया होगा और क्लियर होगा कि किस तरह से हमें इसे अप्रोच करना होता है। सो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए
Which of the following element is 6 to the left of the 15th from the left end of the given arrangement? यानी कि लेफ्ट एंड की बात हो रही है, यानी कि स्टार्ट तो ये यहीं से होगा। अब क्वेश्चन में दोनों तरफ लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यानी कि सेम डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट, दैट इज आपका 15 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा 9। अब यहाँ से हमारे लिए सिंपल हो गया, हमें सिर्फ 9th पोजीशन पे कौन है इसके बारे में पता लगाना है। सो ये हो गया आपका 3 3 6 3 9, यानी कि आपका जो परसेंटेज है ये आपका 9th पोजीशन पे आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो देखा, एग्जाम में यही ट्रिक्स आपका समय बचाएंगी और आपको दूसरों से आगे बढ़ाएंगी, और स्पीड ही मैटर करती है। इट डजेंट मैटर कि इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, ये सब सॉल्व कर लेंगे, सबको आता है। कोई मेथड से नहीं करेगा तो नॉर्मली कर देगा, काउंट करके कर लेगा, सब कर लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करता है वो है अपनी स्पीड। सो मेक श्योर आप स्पीड टेस्ट जरूर दें। मतलब आप एक बार के लिए, आप एक दिन के लिए क्लासेस मिस कर दो वो चलेगा, बट एसटीज को कभी मिस मत कीजिए, और एसटी का एनालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो गुनाह है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसटी का एनालिसिस ना करना इज द बिगेस्ट लाए जो आप अपने आप से बोल सकते हो, या फिर बिगेस्ट फ्रॉड जो आप अपने साथ कर सकते हो वो यही है कि आपने एसटी दी नहीं, और एसटी दी तो उसका एनालिसिस नहीं किया। एसटी इज बाय फार द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी ही करनी है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by the consonant but not immediately followed by a letter? अब सबसे पहली चीज, प्रिसीड, यहाँ पर आ गया आपका वर्ड प्रिसीड। प्रिसीड यानी कि अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, अब यहाँ पर आपको ना इक्वेशन बनाना आना चाहिए। हाउ मेनी सच नंबर्स, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। प्रिसीड यानी कि जो इससे पहले आएगा, सक्सीड यानी जो इसको फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि जो इसके पहले आएगा वो कॉन्सोनेंट ही होगा, यानी कि जो उसके प्रीसीड कर रहा है वो कॉन्सोनेंट, यानी कि बी डी एच जे के एल, इस तरह के जो कॉन्सोनेंट्स हैं जो वॉवल्स नहीं होते वो आने चाहिए। नेक्स्ट है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, बट इसके बाद जो है वो लेटर नहीं आना चाहिए। लेटर नहीं आना चाहिए मतलब कुछ और आ जाए, और लेटर में आपके क्या आ जाएंगे, वॉवल्स भी आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉवल्स ही इसमें आ रहे हैं या फिर कॉन्सोनेंट्स ही आ रहे हैं, लेटर में आपकी दोनों चीजें आ गई। तो अब इसको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप हर एक, कभी भी जब आप रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढ रहे होते हो कि कितने नंबर्स हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, प्रिसीड कौन कर रहा है, फॉलो कौन कर रहा है, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखिए, एक ग्रुप बना लीजिए। अब जैसे आपको मालूम है कि नंबर को हमें देखना है, इस सीरीज में जितने नंबर्स हैं हमें उन्हें देखना है, और नंबर से पहले आपका कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो हम पहले इसी ग्रुप को पकड़ेंगे, अगर हमें ये मिल गया तो हम चेक करेंगे कि उसके आगे कोई नंबर या लेटर आता है कि नहीं आता है। अदरवाइज अगर हमें ये कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो हम इसको ढूंढेंगे ही नहीं। नेवर डू द मिस्टेक कि आप तीनों चीजें चेक कर रहे हो। एग्जाम में नॉर्मली हम यही करते हैं कि हम पूरा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे होते हैं, उसके आगे भी चेक करते हैं, पीछे भी चेक करते हैं, और फिर हम पूरी सीरीज को देख रहे होते हैं। सो डोंट डू दैट, एक कॉम्बिनेशन पकड़ लीजिए कि यहाँ पे अब वॉवल और कॉन्सोनेंट, लेटर को ढूंढना बहुत ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि कहीं पे वॉवल होगा, कहीं पे नंबर होगा, तो यहाँ पर ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है। बट यहाँ पर इजी हो गया, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के अलावा और कुछ नहीं। सो अब जहां जहां नंबर है वहां चेक करते हैं। अब यहाँ नंबर है, नंबर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। नंबर के बाद अब यहाँ पे चेक करेंगे कि आगे क्या आ रहा है, लेटर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर कहाँ आ रहा है, नंबर यहाँ पे आ रहा है, इसके पहले आपका कॉन्सोनेंट है, यस। अब हम इसके आगे चेक करेंगे, इसके आगे हमारा लेटर नहीं आ रहा, सिंबल आ रहा है, यानी कि ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नंबर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट तो है बट आगे लेटर है, लेटर आ गया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वन है, वन से पहले कॉन्सोनेंट है बट उसके बाद नंबर है, हाँ है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन हमारा सेट हो गया। उसके बाद आया टू, टू से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, यानी कि हम इसको आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट अ कॉन्सोनेंट, इट्स अ वोवेल, तो हम इसको आगे चेक ही नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आगे जाते हैं, ये आ गया 6। 6 से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि अब हम आगे चेक करेंगे, यहाँ पे लेटर तो नहीं है, नहीं यहाँ पे हैश है, यानी कि ये भी हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट 9 आया, 9 के पहले चेक किया, कॉन्सोनेंट नहीं है, खत्म। 8 के पहले चेक किया, कॉन्सोनेंट है, इसके बाद चेक किया लेटर है कि नहीं, यहाँ पे है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन हुए, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच symbols are there in the arrangement, each of which is immediately followed by a letter but not immediately preceded by a number? यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, सिंबल्स की। और सिंबल्स की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि सिंबल्स किसी भी सीरीज में ना थोड़े कम होते हैं, तो उनको फाइंड करना कंपैरेटिवली अल्फाबेट्स और नंबर्स से ज्यादा इजी हो जाता है। अब नंबर से पहले इसको प्रिसीड कौन कर रहा है, अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। फॉलो कौन से हो रहा है, लेटर से, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। बट यहाँ पे नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे नंबर नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, या तो सिंबल आ जाएगा या तो लेटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि लेटर होगा तो भी काउंट कर रहे हैं, अल्फाबेट होगा तो भी काउंट कर रहे हैं। सो लेट्स डू अ पेयर कि हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, अगर ये कॉम्बिनेशन मिला तो इसे चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं चेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रोसीड के बाद ये इमीडिएटली प्रोसीड नहीं कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पर आ रहा है, और पहले आ गया फॉलोड, यानी कि जो आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना होगा, फॉलो मतलब बाद में और प्रोसीड मतलब पहले। ये आपका पहले होता है, ये आपका बाद में होता है। सो आप यहाँ पे चेक करते हैं कितने सिंबल से। सबसे पहला सिंबल आया आपका ये। अब देखते हैं कि इसके बाद में लेटर आता है, हाँ आता है, तो हम इसके पहले नंबर देख लेंगे, नंबर तो नहीं है, यानी कि इसको नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट आता है आपका एट द रेट। एट द रेट के बाद में लेटर है, नहीं है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, जब आगे लेटर ही नहीं है तो हमें आगे ही नहीं बढ़ना, उसको छोड़ दो। फिर आपका सी आया कोलन में, सो इस ये भी आपका सिंबल है, बट इसके आगे लेटर है, हाँ है। इसके पीछे नंबर तो नहीं है, नहीं नंबर नहीं, यानी कि दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन आपका जो आया, ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिंबल कहाँ पे है। नेक्स्ट सिंबल हमारा आया यहाँ पे, इससे पहले लेटर है, हाँ है, बट इसके पहले क्या नंबर आया है, नहीं नंबर नहीं आया, इट्स यू डॉलर एंड ई, यानी कि ये भी हमारा जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, सिंबल हमारा यहाँ पे आया, इसके पहले लेटर है, नहीं है, तो हमने वहीं छोड़ दिया, आगे चेक ही नहीं करना, क्यों चेक करना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना कि पीछे कुछ है कि नहीं है, आगे लेटर नहीं है, बात खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपका सिंबल है, इसके आगे लेटर है, हाँ है, इसके पीछे नंबर है, नहीं नंबर नहीं है, अल्फाबेट है, वो तो आ सकता है, यानी कि ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि आपके कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ वी रिमूव ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट एंड। अगर हम, अब हमें राइट एंड से पूछा गया, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूछा क्या, क्या अगर हम सारे के सारे नंबर्स को रिमूव कर दे तो इस अरेंजमेंट में फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा राइट एंड से। तो ये आपके 3 हो गया, 4 5, 5 यहाँ आना चाहिए था, बट यहाँ पे नंबर है तो हम इसको हटा करके आगे वाला काउंट कर लेंगे, दैट इज क्यू, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, ये बिल्कुल भी टफ नहीं होते, बस आपको कोशिश करनी है कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं अपनी स्पीड के साथ। तो बंडल्स में काउंट करना सीखिए, आप कॉम्बिनेशंस को बनाना सीखिए, इससे आपकी स्पीड जो है वो एनहांस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ना केवल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक पैटर्न मिलता है, बल्कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से गाइड करता है कि आप किस तरह से अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, all the consonants are changed to the next letter in the alphabetical series, how many vowels are there, and consider a comes after z, यानी कि जो आपकी सीरीज होती है। सो इस क्वेश्चन के लिए ना आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पता होनी चाहिए। सो ये अगर आपने अगर याद कर रखा है, अगर ये आपको याद है मेंटली, आपके दिमाग में अल्फाबेट की जो सीरीज है ए से जेड तक, वो आपको अगर रटी हुई है, वो आपके दिमाग में ना नंबर्स के साथ है, सो वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसको करने में ए बी
ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है और इनकी रैंकिंग यानी कि इनके किस नंबर पे ये आते हैं। ये आपको रैंक्स याद होनी चाहिए। ये अगर आपको याद है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आपको ये रैंकिंग बाय हार्ट रटी होनी चाहिए कि कौन-सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो स्पीड है, वो 10 टाइम्स इम्प्रूव कर देगा। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कहा क्या गया है। ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। जितने भी कॉन्सोनेंट्स है यानी कि जैसे जी है, एस है, एन है, एल है, इनको इनके नेक्स्ट लेटर में, जैसे जी है तो जी का नेक्स्ट लेटर एच में कन्वर्ट हो गया यानी कि नेक्स्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है और उसके बाद हमें वॉवल्स को काउंट करना है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, कॉन्सोनेंट की, यानी कि जो वॉवल्स है जैसे ए हो गया, आपका यू हो गया, ई है, ये आपका एज इट इज रहेगा, वो नहीं चेंज हो रहे। सिर्फ कॉन्सोनेंट्स नेक्स्ट में चेंज हो रहे हैं और नेक्स्ट में चेंज होने पर कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो वॉवल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको फिर वो टोटल वॉवल्स काउंट करने हैं। और आपका सीरीज कहता है ए के बाद, जेड के बाद लास्ट में जब वो खत्म होती है तो वो फिर से ए आ जाता है। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है, मतलब एक ऐसा नहीं है कि सीरीज ए से जेड पे एंड हो जा रही है, ए से पहले कुछ नहीं, जेड के बाद कुछ नहीं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में वो कंटिन्यूअसली चल रही है, ए से जेड तक गए, फिर जेड से फिर ए पे आ गए। सो अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वोवल्स कितने हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स हो गए। अब इन वोवल्स के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे इन वोवल्स का हम ना एक चार्ट बना लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसकी रैंकिंग क्या है, 1। इसकी क्या है, ई की 5, आई की क्या है, 9, ओ की क्या है, 15, यू की क्या है, यू की आपकी 21। सो अब इस अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है जहां पर आपको मालूम है, यही आपका समय बचाता है। अगर आपने सारे कॉन्सोनेंट्स को चेंज किया तो आपका समय गया, दैट इज नॉट अ स्मार्ट वर्क जो आपने यहाँ पे ट्रिक यूज की। स्मार्ट वर्क कैसे होगा कि अब आपको ये मालूम है वॉवल्स, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यानी कि 1 से पहले क्या आएगा, 26। तो जो 26 लेटर यानी कि जेड है, अगर हमें सीरीज में दिया होगा तो हम उसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वॉवल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी वाई को हमें अगर वाई दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 26 पे आएगा, 26 पे आएगा मतलब वो वॉवल में कन्वर्ट नहीं होगा। हमें सिर्फ वॉवल के पहले वाला अल्फाबेट देखना है, दैट्स इट। अब ई कहाँ पे आता है, फिफ्थ पे। किसके आगे आ रहा है, वो डी से आगे जा रहा है, यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो फोर्थ नंबर पे डी हो जाएगा। सिमिलरली आई आपका 9 पे आता है, यानी कि हमें कौन सा नंबर चाहिए जो 8 सीरीज पे हो, दैट इज एच। फिर आपका 14 पे क्या आ रहा है, ओ, 14 पे ओ आ रहा है, सॉरी ये 15 पे आ रहा है, 15 पे आपका ओ आ रहा है। तो हमें एक पहले जाना होगा तभी तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, यानी कि यहाँ पर 14 आ जाएगा, दैट इज एन। सिमिलरली यू आपका 21 पे है, यानी कि एक पहले यानी कि 20 आ जाएगा, टी। तो अब यानी कि आपके जितने भी कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें 1 ऐड करने पर, यानी कि नेक्स्ट अल्फाबेट जाने पर सिर्फ इतने ही हैं जिनको हम वॉवल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इनके अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट है वो वॉवल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें उनके ऊपर हेडेक नहीं लेनी। तो यहाँ पर अगर आपको ये रैंकिंग याद है तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे दैन कंपेयर टू समवन जिसको ये रैंकिंग नहीं याद है। सो अब देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं जो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जो यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी वोवल्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये आपके ए, ई, आई, ओ, यू आपका यहाँ पे नहीं है, यू है। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ, ओ इज नॉट हियर। तो हमारे पास ये 4 हैं जो वॉवल्स ऑलरेडी है पहले से। अब हमें कॉन्सोनेंट से टर्न करना है, तो हमें यहाँ देखना है
जेड है कि नहीं, जेड डी एच एन टी, अगर ये पांचों हैं तो हमारे वो वॉवल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, जेड यहाँ पे एन आ रहा है यानी कि ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। उसके बाद आप देखिए एल से हमें मतलब नहीं है, एम से भी नहीं है, जेड आ रहा है यानी कि ये हो जाएगा नंबर सिक्स। फिर वाई से भी नहीं मतलब है, डी आ रहा है यानी कि डी के बाद आपका ई आ जाता है, दैट इज आपका नंबर सेवन। फिर एच भी आ रहा है, ये हो गया आपका एट। फिर आपका टी आ रहा है यहाँ पे, दैट इज आपका नंबर नाइन। तो अगर देखा जाए तो ये आपके सारे के सारे वॉवल्स में टर्न हो गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया, मोर देन एट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जनरली करने में आपका समय जाएगा। अगर आपको रैंकिंग नहीं पता है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये पूरी टेबल बना के दिखाई, अगर आपको ये याद है, मेंटली आपके दिमाग में है, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना पोर्शन लिखोगे एंड दैट्स इट, आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपने 10 कैंडिडेट से अपने आप को आगे कर दिया अगर आपको ये रैंकिंग याद है। तो मेक श्योर आप इन रैंकिंग को, और वर्बली जितना आप याद करोगे ना, आप भूल सकते हो। आप इसको ना एक चार्ट में बना करके जहां पढ़ते हो उसको लगा लो। जब आप इसको बार बार देखोगे, फिर आप बार बार एसटी में प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग में ये सीरीज बैठ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many symbols are there which are immediately preceded by a vowel and followed by an alphabet? मतलब हमें बात किसकी की जा रही है, सिंबल की। सो सिंबल के पहले कौन आ रहा है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, यानी कि यहाँ पे वॉवल आना चाहिए, एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, यानी कि यहाँ पर वॉवल भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट भी आ सकता है, दोनों ही आपके अल्फाबेट होते हैं। सो हमें सिंबल से फाइंड करना है। सिंबल से पहले वॉवल चेक कर लेते हैं, अगर वॉवल हुआ तो आगे चेक करेंगे, अदरवाइज हमें चेक करने की टेंशन ही नहीं। तो सिंपल वाली साइड लीजिए, जहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो मत देखिए, सिंपल वाला देखिए। सिंबल के पहले वॉवल होना चाहिए, हुआ तो आगे चेक करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं चेक करेंगे। तो सबसे पहला सिंबल आया यहाँ पे, सिंबल से पहले वॉवल है, नहीं है, छोड़ दो। सिंबल से पहले वॉवल है, हाँ है, तो आगे देखते हैं। आगे लेटर है, हाँ है, अल्फाबेट है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सिंबल आता है हमारा यहाँ पे, इससे पहले आपका लेटर है, वॉवल है, हाँ है, इसके बाद आपका अल्फाबेट है, हाँ है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, ये इससे पहले वॉवल है, नहीं है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। फिर आया आपका डॉलर एंड का साइन, इससे पहले आपका वॉवल है, नहीं है, तो हम इसको भी आगे चेक नहीं करेंगे, खत्म। इसके बाद आपका सिंबल आ गया यहाँ पे, इससे पहले हमारा नंबर है, वॉवल नहीं, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, वहीं पे खत्म। दैट्स इट, आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन उठाया, वो सेट बैठ रहा है तो आगे चेक कीजिए, वो नहीं सेट बैठ रहा तो आगे मत चेक कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके, ये आपके आरबीआई में पूछे गए क्वेश्चन है। ये आपका आरबीआई असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। So this question says which of the following is exactly midway between the 10th element from the right and 5th element from the left hand? अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब वो देखेंगे ना कि लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, तो तुरंत क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, बस कॉम्बिनेशन लगा दिया, आंसर टिक कर दिया और चले आए। और ऐसे में ना आपको जनरली ऑप्शन में दिया भी होता है, और कभी कभी नन होता है तो हम टिक करके आ जाते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर, जस्ट बिकॉज राइट और लेफ्ट दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं आप ऐड करके बस क्वेश्चन खत्म। आप क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पूछा गया है, हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन, हमें मिड वे में कौन सा एलिमेंट आ रहा है वो फाइंड करना है, टेंथ और फिफ्थ एलिमेंट को काउंट करने के बाद, यानी कि टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट से हमें टेंथ एलिमेंट को काउंट करना है, और फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि यहाँ से जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है उसको काउंट करने के बाद जो बीच की सीरीज बचती है, आपको उस सीरीज में से मिड वे में कौन सा लेटर आ रहा है या सिंबल आ रहा है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के लिए ना आप सिर्फ बंडल्स में काम कर सकते हो। सो आपका बंडल कैसे बनेगा, 3 4 5, यानी कि Z आपका फिफ्थ हो गया, आपने 3 के बंडल में काउंट किया, रादर देन काउंटिंग 1 2 3 4 5, काउंट इन बंडल्स 3 4 5। अब यहां से आपका राइट एंड से देखें तो 3 3 6 3 9 एंड दिस इज 10, तो ये आपका टेंथ पे आ गया।
सो अब बची हुई सीरीज कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हुआ, 3 3 6 3 9 10 एंड 11 यानी कि अब आपको मालूम है अगर इस बीच की सीरीज में 11 है यानी कि मिड पॉइंट पे क्या आएगा, इसका जो मिड है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका मिडिल क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर देखिए ये मिडिल में आ गया, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे भी 3 4 5, यानी कि मिडिल में क्या आ गया आपका बी आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़ना है। अभी सोचिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए कि लेफ्ट और राइट में ऐड होना है, बट जो आरबीआई में पूछा गया सवाल है उसमें उन्होंने मिडवे की बात कर दी। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि लेफ्ट राइट दिया है तो बस ऐड ही करना है, नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इट्स जस्ट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। माइंडसेट को ओपन रखिए और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब किसकी बात हो रही है, लेटर की बात हो रही है, यानी कि बीच में जो आएगा वो लेटर होगा और उसको इमीडिएटली प्रिसीड कौन कर रहा है, एक नंबर, यानी कि लेटर से पहले जो है वो नंबर आएगा और इमीडिएटली फॉलो कौन कर रहा है, कॉन्सोनेंट, यानी कि लेटर के बाद जो है वो कॉन्सोनेंट आएगा। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक उठा लीजिए, या तो इधर से आप ले सकते हो नंबर और लेटर का, या तो फिर नंबर लेटर एंड कॉन्सोनेंट का आप ले सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। सो यहाँ पर हम नंबर और लेटर को ले लेते हैं। तो जहां पे भी देखिए नंबर है, पहला नंबर यहाँ पे आया, नंबर से पहले लेटर है, हाँ है, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट है, हाँ है, यानी कि ये आपका कॉम्बिनेशन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ रहा है, नंबर के बाद लेटर है, नहीं है, तो हम आगे काउंट ही नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, नंबर के बाद लेटर है, हाँ है, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं है, छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, नंबर 9, 9 के आगे लेटर है, हाँ है, बट क्या उसके आगे कॉन्सोनेंट है, नहीं है, तो हमने ये भी काट दिया। फिर नेक्स्ट आया 4, 4 के आगे लेटर है, नहीं है, तो हमने आगे काउंट ही नहीं किया, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज ओनली वन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना एक पॉसिबिलिटी को बना के चलिए, उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब हमें इस पोजीशन पे क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए टू ए सी, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आया 2, 2 के साथ ए है और ए के साथ सी है, ठीक है, ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आपका है स्टार क्यू डॉलर, तो स्टार कहाँ पे आ रहा है, स्टार यहाँ पे है, फिर क्यू है यहाँ पे, और फिर आ रहा है आपका डॉलर जो कि आपका है यहाँ पे, ये भी कॉम्बिनेशन आपका सेट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 NA, तो 1 आपका यहाँ पे आ रहा है, N आपका यहाँ पे आ रहा है, और A जो है आपका वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन आपका सेट है। अब हमें ऑप्शंस में से चेक करना है कि इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है। तो अब सबसे पहला ऑप्शन है $5 X, सो 5 आपका यहाँ पर है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। सो 5 आपका यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी आपके ये लेटर्स आप कॉम्बिनेशन बना रहे थे, दो के गैप के साथ था, जैसे आपका 2 है, फिर ए कहाँ पे आ रहा है, आप तीन सिंबल्स अल्फाबेट्स को छोड़, मतलब 3 की स्पेस बीच पे आ रही है, और जब आप वापस आते हो तो 2 के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक की स्पेस है, तो यहाँ पर 5 है, 5 से आगे पहले 3 जाना होगा, 1 2 3, यानी कि डॉलर पे आना चाहिए, तो हाँ डॉलर पे आ रहा है, दैट इज करेक्ट। फिर यहाँ से हमें एन के पहले आना होगा, यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से भी हम सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे CPN है, ये भी आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट होता है, सी के बाद 3 अल्फाबेट छोड़ करके आपका पी है और फिर यहाँ पर एन है, बट हम ये नहीं ले रहे हैं एज अ करेक्ट आंसर बिकॉज हमारे पास जितनी भी सीरीज है उसमें कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, अल्फाबेट का या सिंबल का, तो हम
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स है, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको कंसिडर करा जाएगा। सो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का पैटर्न आप फॉलो देख रहे हैं, पहला ही आंसर आपका टिक हो गया है, तो आप उसको करके आगे बढ़िए, दूसरे ऑप्शंस पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, which of the following is the 11th element to the right of the second element from the left end of the above sequence? अब यहाँ से आपसे सिंपल पूछा गया है, यहाँ से राइट का, यहाँ से लेफ्ट का, यानी कि लेफ्ट के साथ राइट का कॉम्बिनेशन है तो वो एडिशन हो जाएगा। अब कितना है ये 11, और हमें कहाँ पे ऐड करना है, सेकेंड से, तो यानी कि ये हो गया 13th एलिमेंट। कहाँ से, लेफ्ट एंड से, यानी कि हमें इस एंड से 13th को फाइंड करना है। सो ये हो गया आपका 3, 3 6, 3 9, 3 12, और ये आ गया आपका 13th एलिमेंट। देखा आपने, जब बंडल्स में आप करते हो ना, तो कितनी जल्दी आप 13 पे पहुंच गए। पर अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करते, तो ये आपका समय लेगा। बंडल में इट बिकम्स इजी, ये आपका कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो अपनी प्रैक्टिस में हमेशा नंबर्स को बंडल में काउंट कीजिए। तो ये आ गया आपका क्यू, दैट इज आपका हो गया नन ऑफ दीज, आपका ये आंसर हो गया। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराए हैं, ये आपके आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवाल हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कितना सिंपल फॉर्मेट होता है, बस आपकी स्पीड मायने रखती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपके और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मेजरली अगर आपको आज की क्लास समझ में आ गई है, तो आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये कॉम्बिनेशंस याद रखने, आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है। आप जितनी एसटी सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस को आप टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड डेवलप होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। वंस यू सी अ ट्रिक, यू सी अ मेथड, उसको रिटेन करने का अपने दिमाग में सिर्फ एक तरीका है, दैट इज टू प्रैक्टिस इन दी एसटी। और आपने वो करना स्टार्ट कर दिया ना, ट्रस्ट मी, आपकी स्पीड इन नो टाइम बढ़ जाएगी, आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे, आपकी जो बंडल्स बनाने की कैपेसिटी है या फिर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की स्ट्रैटेजी है, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। आपको फिर कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप खुद से एनालाइज करके डिडक्ट कर पाओगे। हो सकता है आपको टीचर्स भी वो चीजें ना बताएं, आप अपने खुद के मेथड्स को इनोवेट कर लोगे अगर आप एसटी को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो। एसटी में आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, सेम टाइप की क्वेश्चंस हर एसटी में अगर रिपीट हो रहे हैं, तो आपका ब्रेन उन क्वेश्चंस को इस तरह से कैप्चर करता है कि आपको कोई नई ट्रिक बता देता है खुद ही, जो शायद हो सकता है आपके टीचर ने भी ना बताई हो, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, बट पढ़ते पढ़ते आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि आपने जब उसको सॉल्व किया ना, आपने खुद ही अपनी एक शॉर्ट ट्रिक इजाद कर ली कि यार इस मेथड से करने पर ही सॉल्व हो जाता है। और वो तभी होता है जब आप मल्टीपल एसटी सॉल्व कर रहे हो, और सिर्फ एसटी सॉल्व करना नहीं, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो। वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 एसटी दी, 10 एसटी में आपका एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ, बट आपको याद ही नहीं है क्योंकि आपने एनालाइज ही नहीं किया था। तो आपको हर बार ये तो याद है, अरे यार मैंने ये क्वेश्चन ना पहली वाली एसटी में देखा था, या फिर ये 5वीं एसटी में सॉल्व किया था, बट आपको याद ही नहीं है बिकॉज आपने एसटी की प्रॉपर एनालिसिस नहीं की है। और यही क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर नंबर्स का हेर फेर हो जाए, बट एग्जैक्ट रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर आपको ना वहां पे रिग्रेट फील होगा, शिट यार मैंने एसटी एनालाइज कर ली होती ना, तो ये क्वेश्चन नहीं अटकता, मैं इसको 10 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाता, मेरे को 10 मिनट लग गए इसको सॉल्व करने में। तो ये सारी चीजों से अगर बचना है, तो एसटी आपका एक तरह का रामबाण उपाय है, कुछ और नहीं मदद करता, सिर्फ और सिर्फ एसटी मदद करती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।